नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात दिल्ली सेवा बिल की। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर बरपे हंगामे के बीच आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया। इस बिल पर सदन में बहस जारी है। बिल के पक्ष और विपक्ष में किसने क्या कुछ कहा, ये हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। संसद में राहुल का पहला दिन कैसा रहा, वो भी आपको हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। हम आपको बताएंगे कि यूपी में विधानसभा में मणिपुर पर क्यों हंगामा हुआ। वहीं पीएम मोदी ने दो अलग अलग कार्यक्रम में कांग्रेस को क्यों निशाने पर लिया, ये भी आपको बताएंगे। वहीं खबरों में अदालत की खबरों पर भी हमारी नजर रहेगी। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी कमेटी बनाई और नूह में बुलडोजर पर किसने लगाया ब्रेक, ये भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं देश की बात का सफर। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में हंगामे के बीच आज दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। इस बिल पर राज्यसभा में जमकर बहस हुई। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बिल को संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा कि दिल्ली सेवा बिल का मकसद डर पैदा करना है। केंद्र सरकार की कोशिश दिल्ली में सुपर सीएम बनाने की है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सेवा बिल को राजनीतिक धोखा बताते हुए कहा कि ये बिल राज्यपाल को सारी शक्तियां देता है। गृहमंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि गृहमंत्री नेहरूवादी नहीं आडवाणीवादी बने, जिन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट और कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं, तब जन सेवा की व्यवस्था को संरक्षित करना जरूरी हो जाता है। बहस के अंत में गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और अध्यादेश क्यों लाया गया और किस तरह से ये बिल संविधान सम्मत है, ये बताया। मंत्री की जवाबदेही लेजिस्लेचर को और लेजिस्लेचर की जवाबदेही जनता को। इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाबदेही की जो ये ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है ध्वस्त हो जाती है। तो ये काम करके संवैधानिक अपराध एक प्रकार से सरकार ने किया है। सर, मेरा आखिरी भाग, ये कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव हाराकिरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव गतिरोध पैदा करता है। माननीय महोदय, चूंकि इतनी लंबी चर्चा इस सदन ने करी है, मैं दिल्ली की स्थिति को थोड़े शब्दों में जरूर सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहां संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशन का स्टेटस एंजॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियां यहां विराजमान होती, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज यहां है और बार बार दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर चर्चा करने के लिए यहां आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। उधर राहुल गांधी सोमवार को संसद सदस्यता बहाल होने पर 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। पहले राहुल गांधी ने गांधी जी की प्रतिमा को प्रणाम किया और संसद के अंदर कदम रखा। इस दौरान विपक्षी गठबंधन INDIA के सांसदों ने उनका पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया, लेकिन संसद के अंदर सत्ता पक्ष उनके खिलाफ पूरी रणनीति के साथ तैयार बैठा हुआ था। बीजेपी सांसद निशिकांत ने न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा, देश में चीन के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया, ये देश विरोधी है। वहीं उनकी लोकसभा सदस्यता बहाली पर भी पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी रहा। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया तो बीजेपी ने कहा कि अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लगाई है, लेकिन इस फैसले को उनके बरी होने के रूप में मनाना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का अपमान है।
संसद सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी सोमवार को संसद पहुंचे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे के करीब संसद भवन पहुंचे। 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद गेट पर जोरदार स्वागत किया। उत्साहित सांसदों ने राहुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगाए। संसद के अंदर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने गांधी जी की प्रतिमा को प्रणाम किया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल दिया। इसमें उन्होंने संसद का सदस्य लिखा है। राहुल संसद पहुंचे तो सत्ता पक्ष ने भी तैयारी कर रखी थी। राहुल के संसद पहुंचते ही लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर हमला बोला। निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया। दुबे ने सदन में कहा, देश में चीन के पैसे से पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया। न्यूज क्लिक में चीन से पैसा आया, ये देश विरोधी हैं। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को ये मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक एक गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम देखा जा सकता है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने सदस्यता बहाली को सत्य की जीत बताया। वहीं बीजेपी ने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मुहावरा उछाल दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है, लेकिन इस फैसले को उनके बरी होने के रूप में मनाना दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र का अपमान है। उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को लेकर आज सुबह से सस्पेंस बना हुआ था। सुबह तक कांग्रेस को यकीन नहीं था कि राहुल की सांसदी आज बहाल हो जाएगी। राहुल की सदस्यता बहाल करने का फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेना था। उन्होंने इस पर देरी नहीं की। आज सुबह 11 बजे लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी की गई, जिसमें लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए फैसले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। ऐसे में उनकी सांसद सदस्यता बहाल की जाती है। राहुल की सांसदी बहाली की खबर मिलते ही कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लड्डू खिलाया। वहीं कांग्रेस समर्थकों ने 10 जनपद के बाहर ढोल बजाए और डांस किया। दरअसल वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। फिलहाल सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई गई है। इस बीच राहुल गांधी फिर से संसद में हैं और हंगामा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। 11 अगस्त तक चलने वाले विधानसभा सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के अलावा यूपी विधानसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर भी विपक्ष ने हंगामा किया। विधानमंडल सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन किया। सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा और विधायक जाहिद बेग टमाटर की माला पहनकर साइकिल से विधान भवन पहुंचे। उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा परिसर में भी सपा के सदस्य पोस्टर बैनर लहराकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दिए। और उसी के साथ ही साथ आज पूरे देश में जिस तरीके से सरकारी संरक्षण में नंगानाच चल रहा है, उसका एक जीता जागता मिसाल मणिपुर में देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज की महिलाओं पर बेतहाशा अत्याचार किया गया है। सदन के अंदर भी स्थिति हंगामेदार रही। विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग की।
जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन में दूसरे राज्यों की चर्चा नहीं कर सकते। तय नियमों के तहत सदन की कार्रवाई चलेगी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया। गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं। यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा था। वहीं मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता मिली है। आज प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकल चुका है और विकास की राह पर दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जनता के हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने की अपील विपक्ष से की। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 7 से 11 अगस्त तक चलना है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बयानबाजी और गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जिस तरह सत्र की शुरुआत हुई है, उसके बाद कयास यही लगाया जा रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद का पूरा सत्र हंगामेदार रह सकता है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच खुद को बेहतर साबित करने की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सूरजकुंड में बीजेपी के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया, तो वहीं दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। दोनों मौके अलग अलग थे, लेकिन पीएम मोदी के निशाने पर दोनों ही जगह कांग्रेस ही थी। सूरजकुंड में पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने और अपने लोगों के लिए पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, योजनाएं कागजों पर ही सीमित रही। तो वहीं दिल्ली राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में पिछले कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद खादी वस्त्र उद्योग को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आलम यह था कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सूरजकुंड में बीजेपी के 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने और अपने लोगों के लिए पंचायतों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, योजनाएं कागजों पर ही सीमित रहीं। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार वहां पंचायत चुनाव हुए, पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। पीएम मोदी ने चुनावी राज्यों में कांग्रेस की गारंटियों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी गारंटियां चुराता नहीं है। भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हथकरघा उद्योग की अहम भूमिका है। पुरातन का नूतन से यही संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। सूरजकुंड में बीजेपी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कपड़ा और हस्तशिल्प कोष के ई पोर्टल का शुभारंभ किया। साथ ही नागरिकों से आगामी त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को और बढ़ावा देने का आग्रह किया। इस दौरान पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि आजादी के बाद खादी वस्त्र उद्योग को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो पिछली सदी में इतना मजबूत था। आलम यह था कि इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। खादी पहनने वाले लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। 2014 से हमारी सरकार इस स्थिति और सोच को बदलने में जुटी। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई और खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर मंच चुनावी मंच बन चुका है और यही वजह है कि मौका कोई भी हो, पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहत और पुनर्वास के काम की देखरेख के लिए पूर्व जजों की कमेटी बनाई। साथ ही सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक पूर्व अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय करेंगे। सीजेआई ने कहा कि राहत पुनर्वास पर सुझाव के लिए हाई कोर्ट के 3 पूर्व जजों की कमेटी बनाए, जिसमें गीता मित्तल, शालिनी जोशी और आशा मेनन शामिल होंगी। इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व जज गीता मित्तल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अन्य 2 सदस्य हैं जस्टिस आशा मेनन और जस्टिस शालिनी पंसाकर जोशी। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कमेटी के जजों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कमेटी हिंसा प्रभावित लोगों को मुआवजा, पुनर्वास और अन्य राहत की सिफारिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई। सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर करेंगे। जांच में कम से कम डिप्टी एसपी रैंक के 5 अधिकारी होंगे, जिन्हें विभिन्न राज्यों में सीबीआई में लाया जाएगा। ये अधिकारी सीबीआई के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ढांचे के चारों कोनों में भी काम करेंगे। 42 एसआईटी ऐसे मामलों को देखेगी जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए। हर एसआईटी में कम से कम 1 इंस्पेक्टर सदस्य हो, जो दूसरे राज्य की पुलिस से होगा। दूसरे राज्यों से डीआईजी रैंक के 6 अधिकारी हों और 42 एसआईटी के काम पर निगरानी रखेंगे। वहीं मणिपुर डीजीपी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने सरकार द्वारा एफआईआर से जुड़े चार्ज कोर्ट के सामने रखे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले को अपने स्तर पर संभाल रही है। Director General of Police and Chief Secretary were also present. So the state has suggested SITs and total number of SITs are 42. So the SIT will be headed by Superintendent of Police of the respective states and along with the inspectors, sub-inspectors. So after hearing the submissions, the court has reached upon the conclusion that the court will be dictating a detailed order and framework has been announced by the court. That is first of all, a commission, a inquiry committee will be appointed, will be constituted by the court, which will be headed by the retired Chief Justice of the High Court, Honorable former Justice Mrs. Geeta Mittal, and that committee will be of 3 judges. सभी आयामों को ध्यान में रखकर परिपक्व सोच के साथ जांच चल रही है। इसमें कई जिले प्रभावित हैं, उनके मुताबिक भी जानकारी का ब्यौरा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मोटे तौर पर एफआईआर के विश्लेषण और अपराधों की प्रकृति के आधार पर हमने इसे अलग किया है। इसमें जिला स्तर पर हत्याओं के मामले में एसपी स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, जबकि यौन अपराधों के मामले में पूरी तरह से महिला जांच अधिकारियों की जांच टीमें होंगी। कि हर जिले के मुताबिक 6 एसआईटी बनाई गई हैं। एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी मुकदमों की जांच की निगरानी में जा रहे हैं। महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए बनी एसआईटी सक्षम महिला अधिकारियों को दी गई। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 11 एफआईआर को सीबीआई को दिया जाएगा, लेकिन उनके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध वाली एफआईआर की भी जांच एसआईटी करेगी। मणिपुर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि अपराधों की जांच के लिए 6 जिलों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शामिल करते हुए 6 एसआईटी का गठन किया जाएगा। साथ ही हिंसा के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए महिला पुलिस अधिकारियों की एक टीम का गठन किया जाएगा। पहला,
मामले की जांच हो और दूसरा हिंसा पर रोकथाम। दूसरा, भविष्य में ऐसा कुछ न हो, इसके लिए भी काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए कोर्ट रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया जाए या फिर अपनी निगरानी में जांच कराए। सामाजिक कार्यकर्ता और पीड़ित लोगों में से कुछ को इसमें शामिल किया जा सकता है। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि निर्भया कांड के दौरान पता चला था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं निभा रही थी और इसीलिए 2012 में संशोधन द्वारा आईपीसी में 166A लाया गया। 166A कहता है कि जो पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उन्हें दंडित किया जाएगा। हम इस धारा को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के खिलाफ ही गोला बारूद के लूट का मामला है, उन्हें लूटने की इजाजत दी गई। ये बहुत गंभीर आरोप है क्योंकि हथियारों के कारण हिंसा और बदतर हो गई। वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा, जब कोई दंगा होता है तो इसमें मुख्य भूमिका लीडरों की होती है, उनकी पहचान करनी चाहिए। वहीं वकील मनिंदर सिंह ने कहा, इस घटना के लिए सीमा के पार आतंकवादी समूह शामिल। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा अफीम की खेती का है, जिससे उन्हें काफी पैसा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सुनवाई खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।